मैक्स हेल्थ केयर प्रेजेंट्स दिल की बात। मैं हूं खुरापादरी दिन। आज मैंने सुबह भी आपको एक बात कही थी कि द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक, ये कहा जाता है। और ये वाकई में आज प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि जो आप खाते हैं उससे ही डिसाइड होगा कि आपके हार्ट की हेल्थ कैसी है। इज ऑलिव ऑयल ऑलवेज द बेस्ट चॉइस? डज बटर टेस्ट बेटर? You'd be surprised to discover how just a small change in the fat you use in your kitchen goes a long way towards contributing to your overall heart health. And to help us demystify the subject, we've got today with us Dr. Subhash Chandra, जो कि चेयरमैन है कार्डियोलॉजी BLK हार्ट सेंटर के. He is a highly trusted name in the field of cardiology. He has successfully performed over 25,000 complex cardiology procedures and has been honored with various नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. और हमारे साथ आज हैं मिस मेघा जैना जी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम BLK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली. शी इज अ renowned nutritionist with an experience of more than 12 years in assisting patients with various health issues, lifestyle disorders and weight goals. और तो और she's got more than 1000 patients ऐसे जो रिवर्ट कर चुके अपने डायबिटीज़ इनकी डाइट और न्यूट्रिशनल एडवाइस की वजह से. क्या बात है. She is a professional member of the American Society for Nutrition and today's dietitian. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप दोनों को यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए. बहुत ही कमाल लग रहे हैं विद दीज शील्ड्स. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है हमारा, दूर दूर बैठे हैं, सामने पंप लगा के रख दिया गया है. अगर आपको लगे मैं बहुत पास आ रहा हूँ, फटाफट से आप मेरे पे छिड़क दीजिएगा ये. तो पहले तो डॉक्टर चंद्रा मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा. व्हाट इज़ गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल? इसके बारे में बात बहुत होती है पर समझ नहीं आता कि है क्या, और इसको ट्रैक कैसे किया जाए. मुझे कैसे पता कि मेरा कोलेस्ट्रॉल गुड है, बैड है, क्या है, क्या करें? ओके नितिन जी, बहुत अच्छा सवाल है. कोलेस्ट्रॉल जिसकी चर्चा आमतौर से समाज में होती है, पब्लिक जानना चाहती है क्या है. कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली ए चीज़ी सब्सटेंस विच बिकॉज ऑफ इट्स मिस यूज गेट्स डिपॉजिटेड इन अवर कोरोनरी आर्टरीज और आर्टरीज ऑफ द ब्रेन और वेरियस पेरिफेरल आर्टरीज. अब ये क्योंकि चिकनाई युक्त है तो ये पानी में घुलता नहीं है, तो इसके लिए ख़ास तरह की प्रोटीन हमारी बॉडी में होती है, उसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं. और उस लाइपोप्रोटीन के ऊपर लद के ये पूरे शरीर में घूमता है. अब हमारे आम लोगों ने अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट देखी होगी, तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल LDL, जिसको हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं, और ये बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहलाता है. और HDL जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाता है. तो जो LDL है हमारा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, और ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं और खान पान में परहेज़ नहीं बरतते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल ओवर द ईयर्स हमारी धमनियों में, यानी कि जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं उनके अंदर जमा हो जाता है जी. और HDL कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जो हमारे एक्सरसाइज करने से बढ़ता है शरीर में, ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो गंदे कोलेस्ट्रॉल को लिवर की तरफ ले जाता है और लिवर से बॉडी के बाद एक्सपेल कर देता है. तो दोनों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है, LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल में. और तीसरा एक अवयव इसका है वो ट्राइग्लिसराइड है, जो मीठा से या अल्कोहल के सेवन से या मोटे लोगों में अधिक मात्रा में होता है. तो इसका भी कोरिलेशन कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ से लंबे अरसे में होता है. और इसको जैसा आपने पूछा सवाल में कि कैसे ट्रैक करें, तो मेरा सजेशन है कि 20 साल की उम्र के बाद सभी लोगों को समय समय पर साल 2 साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए. और उस लिपिड प्रोफाइल से आपको पता रहता है कि आपकी वैल्यूज़ किस तरफ जा रही हैं और आपको खान पान में और एक्सरसाइज में क्या क्या परहेज़ बरतने हैं, जिससे कि लंबे अरसे में आप किसी भी प्रीमेच्योर हार्ट अटैक से, जो कि अपने देश में बहुत कॉमन है. हमारे देश में दुर्भाग्यवश हार्ट अटैक वेस्ट के मुकाबले 10 साल पहले होते हैं. यानी यहाँ 30-40 के युवकों को हार्ट अटैक होते हैं, जबकि वो 50 की उम्र के बाद होने चाहिए. उसका मेन कारण यह है कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल के सेवन में और एक्सरसाइज करने में संतुलन नहीं रखते और हार्ट अटैक से पीड़ित होते हैं समय से पहले. जी, आपने जो लाइपोप्रोटीन्स की बात की और जैसे कोलेस्ट्रॉल जाके उस पर चिपक जाता है, दैट इज़ द रीज़न वो लाइपोसक्शन कहते हैं, क्योंकि वही लाइपोप्रोटीन बाहर खींचा जाता है. नहीं, कोलेस्ट्रॉल वो नहीं है. लाइपोसक्शन है जो फैट हमारे गलत जगह जमा है उसको हम सक करके और इंसान को पतली शेप में लेके आए हैं. वो इट्स ए कॉस्मेटिक प्रोसीजर. लाइपोसक्शन से इसका कोई ताल्लुक. बट डज दैट हेल्प अ लॉट? अगर वो कराया जाए तो क्या उससे भी आपका शरीर का कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम होएगा? उससे वजन घटता है, उससे कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, उससे आपका वजन घट सकता है, और वो एक अलग चर्चा का विषय है जो आप दूसरे सेक्शन में करिएगा. लाइपोसक्शन हमारा पार्ट नहीं है आज. ठीक है जी. तो मैं मेघा जैना जी से पूछना चाहूँगा,
कि ये जो कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है, कुकिंग ऑयल की बात होती है, अक्सर कहा जाता है कि सारे के सारे तेल ही ख़राब है उस तरीके से। और अगर आप देखें इंडियन हाउस होल्ड्स में ज़्यादातर पता नहीं होता कि कौन सा तेल लेना है, कौन सा नहीं लेना है। तो यूजुअली क्या हमारे कुकिंग मेथड्स ख़राब है या कुकिंग ऑयल्स वाकई में ख़राब है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं? कुकिंग ऑयल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मॉडरेशन इज़ ऑलवेज द की। आप घी यूज़ करें या कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करें या रिफाइंड ऑयल्स यूज़ करें, कुछ भी करें, मॉडरेशन इज़ ऑलवेज द की। कभी भी ना हमें ट्रेंडी ऑयल्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। कभी हम बोल देते हैं घी बहुत अच्छा है, कभी हम बोल देते हैं कोकोनट वर्जिन ऑयल बहुत अच्छा है, कभी हम बोल देते हैं कोल्ड प्रेस्ड वॉलनट ऑयल यूज़ करिए, अभी एवोकाडो ऑयल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। सो वी शुडंट बी रनिंग आफ्टर दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस अनलेस एंड अनटिल दे आर क्लिनिकली प्रूव्ड। ऑयल्स हमेशा मॉडरेशन में यूज़ करिए। कुकिंग मैथड वर्चुअली इफ़ वी यूज़ द कुकिंग मैथड्स लाइक ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड बारबेक्यू, यू डोंट रिक्वायर एनी कुकिंग, you don't require any oils actually. And like in Indian houses mostly the deep frying is done on weekends when the family is together. So aloo puri or something like that is mostly cooked on Sundays and everything. So first thing you have to make sure that your cooking temperature, the oil is at the right temperature so that when you put the raw food वो बहुत ज़्यादा absorb ना करे oil को. Now regarding the oil, what to use? You can use a bit of ghee in your daily diet in the form of chaunk in the dal. And you can use olive oil but not in the cooking. It's a myth. It's best to use olive oil as a dressing on the salads or maybe in the dips. So when the people say we are eating olive oil ka parantha and we are doing a very healthy thing, it's a very wrong notion first of all. So olive oil is not a cooking oil. It's always for the dressing and dip, sir. बट कई ऑलिव ऑयल की जो आजकल बोतलें आती है उस पर तो लिखा होता है फॉर इंडियन कुकिंग फॉर फ्राइंग, मतलब No गलत है sir, वो। no sir. It's actually it's only for dips and dressings. That's the first rule of the olive oil because of its the heating point and everything. When you heat the oil, you see वो कैसे एकदम heat होता है. So it's not for the cooking. Then you can use rice bran oil, and the best is the mustard oil, which we used to call kachi ghani. It's very famous in every household. So combination of these three oils, जो आपके हम omega 3 and 6 इन सब की बात करते हैं, you will get. But always remember, oil or fat, you have to use in moderation. चाहे तेल कोई भी हो तो, बट डू यू ऑल्सो सजेस्ट कि हमें इन सबका मिक्सचर यूज करना चाहिए? No, जैसे no, कि no. You कभी shouldn't कोई be तेल doing the कभी कोई तेल ऐसे नहीं mixture. करना। आप जैसे when we are doing the cooking, so one vegetable can be cooked in your rice bran, another vegetable can be cooked in your mustard oil, and then you can use your olive oil in your dressings and everything. So this should be, you shouldn't be mixing and putting in one dish. नो नो नो, दैट्स व्हाट आई मेंट कि अलग-अलग तेल अलग-अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करें। Definitely, you can use वही that. करना Yes, चाहिए। you can do that. बढ़िया है। डॉक्टर चंद्रा, आप बताइए कि इज देयर अ वीट टू इंक्रीज योर गुड कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल तो हम बढ़ा लेंगे अपनी आदतों की वजह से, वो तो हम पे छोड़ दीजिए आप। गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ाए? देखिए नितिन जी, जो इंसान है वो बड़ी एडवांटेज भगवान ने उसको दे के भेजा है, वो ओमनीवोरस है। जी। यानी वो गाय की तरह से वेजिटेबल भी खा सकता है और वो शेर की तरह से मांस मच्छी भी खा सकता है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो उसको किस अनुपात में सही तरीके से खाता है। समस्या यह है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं, वेगन्स हैं, उनमें उनका वज़न कम होता है, उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनको हार्ट डिसीज़ कम होती है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट अवयव हैं जैसे B12 है, विटामिन डी है या कैल्शियम है, जो चीज़ें हैं जो हमको नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलती हैं, उनकी कमी उनमें होती है। उनको ऑस्टियोपेनिया होता है, उनको एनीमिया होता है, उनको बड़ी कमज़ोरी और वो सब रहते हैं, प्रीमेच्योर फ्रैक्चर्स होते हैं। इसको सप्लीमेंट करने के लिए आपको नॉन वेज का सहारा लेना ज़रूरी है कुछ हद तक। अब समस्या यह है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो इतना नॉन वेज खाते हैं, और आज का नॉन वेज जो चिकन और मटन जिस तरह से प्रोसेस होता है या जिनमें हार्मोन्स का यूज़ होने के बाद निकलता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमको इन दोनों के बीच में एक अनुपात बना के चलना है, और उसका बेस्ट तरीका है जो आजकल बहुत पॉपुलर है कि मेडिटेरियन डाइट्स जो हैं, जो मेडिटेरियन बेल्ट में या जापान के लोग खाते हैं, जिसमें पेस्को। फ़िश और सी फूड, पेस्को या फ़िश और सी फूड का बहुत सेवन करना है। ऑयल्स जैसे डॉक्टर मेघा ने बताया वो सेवन करने हैं। नॉन वेज के तौर पे फ़िश अधिक से अधिक खाइए बिकॉज ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड हाई क्वालिटी प्रोटीन। और ये प्रोटीन जब आप रेड मीट से लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई होता है उसके अंदर, या ये प्रोटीन आप चिकन, स्किन वाले चिकन से लेते हैं, इवन उसमें भी बहुत हाई होता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। और पुरानी कहावत है, जो हमारे किसान जितना भी खाते हैं, देशी घी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, वेगन्स होते हैं, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं फील्ड में कि वो सब बर्न कर लेते हैं।
तो एक्सरसाइज करना बहुत आवश्यक है, और एक्सरसाइज करने से जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके ख़राब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर फेंक देता है। तो आप कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के ख़तरे से बच जाते हैं। इसको कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज़ में डिपॉजिट नहीं होने देते हैं, प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं, वज़न कंट्रोल रहता है, डायबिटीज़ एक समय से पहले नहीं होती है। तो ये अनुपात अगर आप बना के चलते हैं वेजिटेरियन का, नॉन वेजिटेरियन का, एक्सरसाइज का, स्ट्रेस का, तो वल्ले वल्ले हो जाने वाली है। वज़न अच्छा रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, स्ट्रेस कम से कम रखिएगा, नितिन को सुनिएगा रेडियो पे, कोई भी हॉबी पालिएगा, म्यूज़िक है, डांस है, एंड दैट इज़ द वे वन शुड लीड लाइफ टू एस्केप फ्रॉम प्रीमेच्योर हार्ट डिसीज़। एब्सोल्युटली। पर मेघाचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या डाइट से आप कोलेस्ट्रॉल मैनेज कर सकते हैं? मैं इनफैक्ट चाहूँगा कि आप थोड़े टिप्स दें कि क्या खा सकते हैं हम ताकि हमारा कोलेस्ट्रॉल जो थोड़ा लो ही रहे, आते डल जाए हाथ से। डेफिनेटली डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम जैसे हम जो खाते हैं, हमारा वो इन्फ्लुएंस नज़र आता है हमारी ब्लड रिपोर्ट्स पे। कोई भी डाइट जिसके अंदर सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होगा, जैसे कि लोग कमर्शियल बेक्ड गुड्स खा लेते हैं, बेकिंग गुड्स, या नमकीन के पैकेट जिसके ऊपर लिखा होता है कि लो कोलेस्ट्रॉल या ट्रांस फैट या लो कैलोरी, आप उसका हमेशा पीछे पैकेट में देखिए कि व्हाट इज़ द कुकिंग बेस। तो मोस्टली पाम ऑयल्स, इस तरीके के कोकोनट ऑयल्स विच आर रियली नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड समथिंग, दे आर यूज्ड इन ऑल दीज कमर्शियल थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्वेटिव फूड्स जितने भी हैं जिसके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं है, सूजी प्रोडक्ट्स हैं, मैदा प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर बिल्कुल फाइबर नहीं है, वन शुड रियली ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। इनसे आपका और जितने भी हमें, जैसे हम मूफा पूफा की बात करते हैं, मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, इनको इंक्लूड करिए। ये आपको मिलते हैं आपके नट्स से, सीड्स से, आमंड, वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हेम्प सीड्स, देयर आर सो मच वेराइटी, इवन सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। तो इनको सबको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। आप इसको एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। प्लस जैसे हमारे मील्स हैं उसमें होल ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, इन सबको इंक्लूड करिए। टोटल प्लांट किंगडम, ऑल द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, they are most welcome to eat at any time of the day, and you should be including most of fiber in your meals in the form of salad and everything. So all these things ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छा चेक रखते हैं। लेकिन मेघा जी, चक्कर क्या है ना कि अब जैसे आपने कहा चिया सीड्स खा लो, अब दिमाग में चल रही कचौड़ी, आप कह रहे हो चिया सीड्स खा लो, वो स्वाद पे ही कंट्रोल लाना है, वो ज़बान पे कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप बिल्कुल चिया सीड्स को बहुत अच्छे से खा सकते हैं। होममेड आइसक्रीम के ऊपर आप डाल के खाइए, इट इज़ बेटर देन योर कचौड़ी। इट्स नॉट न्यू टू अवर कंट्री। लोग पहले कुल्फ़ी के ऊपर, जिसको सब्जा बोलते थे, यही वाले सीड्स डाल के खाते थे। तो आई थिंक इट्स सेलेस्टियल, इट्स वेरी टेस्टी। मैम, हमें तो ऐसा लग रहा है बस जिसके हाथ में भी कचौड़ी वो हमारी बात मानेगा नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि उन्होंने कहा कि लिपिड प्रोफाइल का अपना टेस्ट कराइए पूरा, देखिए क्या रीडिंग्स आ रही है, फिर डिसाइड कीजिए कि कचौड़ी या चिया सीड्स। मैं आपसे जाते जाते एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग की बड़ी बात होती है, इज़ दैट अ हेल्दी वे ऑफ गेटिंग योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक? अगर आपको लगता है बहुत ओबीस हो रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, इज़ दैट अ गुड वे टू डू इट? नितिन जी, इसका आंसर बड़ा आसान है। आप कल्पना कीजिए, हमारे जो पूर्वज थे जो जंगलों में रहते थे, हंटर एंड गैदरर्स, उनके घर में तो स्नैक्स नहीं इकट्ठे होते थे, कभी बिस्किट्स नहीं आते थे, कभी कचौड़ी नहीं रहती है, समोसा नहीं रहता था घर में। उनका खाने का पैटर्न, अभी गांव में हमारे यहाँ आज भी खाने का पैटर्न ये है कि वो 2 वक्त खाना खाते हैं। सुबह 10-11 बजे पूरा खाना खाते हैं, लंच होता है उनका, ब्रंच होता है, और शाम को लौटने के बाद 5-6 बजे अपना खाना खा लेते हैं, और उसके बाद वो सो जाते हैं क्योंकि वहाँ लाइट भी नहीं होती कई बारी। और उसके बाद सुबह उठते हैं तो ये उनको ऑलमोस्ट 12 घंटे का, 10 से 12 घंटे का फास्टिंग पीरियड मिल गया, और वो कितने स्वस्थ होते हैं आप देखिए। तो उसी से क्यों लेते हुए हम लोग ये प्रोपेगेट करते हैं कि जब आप इसको प्रेस्को डाइट कॉन्सेप्ट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा गया है, एंड देयर इज अ रेंडमाइज्ड ट्रायल डेटा बिहाइंड दिस, कि जब आप खाने में, जैसे डॉक्टर मेघा ने बताया कि खाने में आप नट्स, सीड्स, होल ग्रेन, डेयरी प्रोडक्ट्स विच है आउट ऑफ द स्किम्ड मिल्क आप ले रहे हैं, नॉन वेज में आप फिश ले रहे हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग से कंबाइन कर दें, इन विच देर आर पीरियड्स ऑफ फास्टिंग बिटवीन 6 to 8 to 12 hours, it could be even in daytime also, then you can control your weight, and your body, when it's experiencing fast, your cell is experiencing fast, the insulin levels, glucagon levels at the scientific basis will go down, and this will prevent the development of diabetes prematurely. Right. And maybe you will never have diabetes. So intermittent fasting have to be encouraged, that for 6 to 8 hours or 12 hours you should be completely off
the food, and I'm sure if you consume your dinner in time at 8 o'clock or 7 o'clock and then you go to sleep in time, and in the morning you are over for your breakfast, it automatically provides you 12 hours fast, Yes, and that's the best way to do it. absolutely, absolutely. तभी वो कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू Early to राइज, bed, इसलिए कहा that's जाता था that's कि आपकी फास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाए। मेरे जैसे इंसान के लिए अच्छा भी है, वरना हम उठे रहेंगे तो कुछ खाते ही रहेंगे, सो ही जाओ। बिल्कुल ठीक बात है। डॉक्टर चंद्रा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर आने के लिए। Thank you. एंड मेघा जैना जी, थैंक यू सो मच ऑल्सो फॉर ऑल योर इनपुट्स। आप देख रहे हैं दिल की बात राइट हियर विद मी, मैं हूँ खुरापाती रितिन।